हेलो स्टूडेंट्स। तुमने क्लास 11th के लिए अकाउंट्स की लेक्चर स्टार्ट की थी। फर्स्ट लेक्चर हमने समझ लिया था, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस के बारे में बात किया था। वो सिर्फ इंट्रो लेक्चर था। तो हमने आपको बताया था कि कौन सी बुक हमारा रेफरेंस मटेरियल होगा, कैसे कैसे हम स्टडी करेंगे। हमने बस दो थोड़ी देर की वीडियो बनाई थी ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हम क्लास में करने के वाले हैं। आज हम प्रॉपरली इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है। ये टी एस ग्रेवाल सर की बुक का मटेरियल आपको बताया था लास्ट क्लास में मैंने। तो फर्स्ट चैप्टर हो रहा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे होता है, हमारा हेडिंग क्या है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे एक बार वो देखते हैं हम लोग। दिस चैप्टर वुड इनेबल यू टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग थिंग्स। पहला क्या होगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो कल का जो डिस्कशन हमारे पास था फर्स्ट लेक्चर में, वो हमने इसी एक लाइन के ऊपर किया था। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और हमने क्या कहा डिफिनेशन क्या होता है। वैसे तो अकाउंटिंग के बहुत सारे डिफिनेशन हैं, क्योंकि हर देश के अंदर एक अपनी अकाउंटिंग बॉडी है। जैसे हमारे देश के अंदर आईसीआई एक बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के अंदर सारे ही सारे अकाउंटिंग नॉर्म्स को, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है और डिफाइन करता है कि किस चीज़ की अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। ऐसे ही यूएसए के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। AICPA जो इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, और उन्होंने जो डेफिनेशन दे रखा है अकाउंटिंग के लिए, वही डेफिनेशन फिलहाल मैक्सिमम टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ाया जाता है। उसके अलावा और भी डेफिनेशन दिए गए हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। एक दो डेफिनेशन आपको और भी दिखाऊंगा मैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हमको AICPA का डेफिनेशन जो हमने कल सीखा था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, वो डेफिनेशन आपको पूरा पूरा याद करके लर्न करके रख लेना है। समझ में आ रहा? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। बाकी के पॉइंट्स हम धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, जैसे टॉपिक आएगा वैसे आपको यहाँ ले आऊंगा बार बार, ठीक है। अभी हम नीचे आ रहे हैं, इसी को हम और डिटेल में करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे पास बुक के अंदर जो दिया हुआ है पहला डेफिनेशन, वो हमारे पास ये वाला है। एक मिनट रुक जाइए, हमारे पास डेफिनेशन है। यहाँ पहला डेफिनेशन ये दिया हुआ है, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। तो हम एक एक वर्ड को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था पहले भी, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारे पास आता है सिस्टमेटिक। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं करने वाले हम कि चलो इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है उसको, वैसा कुछ नहीं होगा। एक पर्टिकुलर वे बताया गया है किन चीज़ों की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कैसे कैसे करनी है। वो वे हम कभी बहुत लंबा स्टडी है सीखेंगे इसके अंदर, हाँ, बट वो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कन्वेंशंस, कुछ स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ही हमको रिकॉर्डिंग करना है। हम अपने मन से चीज़ों को रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर कभी दो लोगों के बीच में कोई डिबेट या डिफरेंसेस हैं कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स की एंट्री या रिकॉर्डिंग ऐसे करनी है, उस केस में भी उस कंट्री का जो ऑफिशियल बॉडी है, जैसे हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो ये डिफाइन करेगा कि आपको इस ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करनी है। एक साइंटिफिक प्रोसेस होगा, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा। अपने मन से कोई किसी को कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, यहाँ देखिए, आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग, ये दो वर्ड ध्यान से दीजिए। कल आपके उस डेफिनेशन के अंदर ये दो वर्ड नहीं थे। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचानना, है ना। तो बहुत सारे काम हो रहे होंगे आपके बिजनेस के अंदर, आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग के लिए मैंडेटरी है उसको रिकॉर्ड करना, कौन सा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है रिकॉर्ड करना, है ना। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर हमको मेजर करना पड़ेगा कि वो मेजरमेंट के रूप में किस तरह उसको, अब मेजर कैसे करेंगे ये हमने कल सीख लिया था। ये कैसे करते हैं, मनी के टर्म्स में। अगर मनी टर्म्स में नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत था, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल को हम एक साथ आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमने कॉमन वेरिएबल निकाला, और वो वेरिएबल क्या है, मनी है। तो पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है उन ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को जिनको कि हमको अपने यहाँ रिकॉर्ड करना है, और फिर क्या करना है, मेजर करना है, उसका वैल्यूएशन करना है, उसकी वैल्यू करनी है ताकि हम उसको लिख पाए। अदरवाइज हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखा सेब लाए 5 किलो, वैल्यू लिखा ही नहीं, मेजर ही नहीं किया, तो क्या फायदा होगा, फिर उससे हमको वैल्यूशन तो मिल नहीं पाएगी। लास्ट में जो हमको टोटलिंग करना पड़ेगा कितना खर्च किया हमने, वो हमको मिल नहीं पाएगा। इसीलिए मेजरमेंट जरूरी है, और मेजरमेंट अलग अलग वेरिएबल में नहीं हो सकता। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो ये कैसे होगा, मनी के टर्म्स में होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो टर्म लिखे हैं वो आपको आई होप सो क्लियर होंगे। कल हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया था। पहला टर्म रिकॉर्डिंग किया था कल डिस्कशन, फिर हमने क्लासीफाइंग किया था, फिर समराइजिंग किया था, और इंटरप्रेटिंग भी हमने कल डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। मैं फिर भी एक बार समरी के रूप में आपको याद दिला देता हूँ।
रिकॉर्डिंग के लिए हमने क्या बात की थी कि जो भी आप नोट डाउन करते हैं, जैसे अपने क्लास में जो भी लिख करके लाए अपने घर पे क्लास वर्क कॉपी के अंदर, उसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड करना, राइटिंग करना, नोट डाउन करना। तो अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको भी आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर रजिस्टर के ऊपर लिखना है, रिकॉर्ड करना है। तो जो लिखने का तरीका है, जो लिखते हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर भी होता है, पहले सिर्फ पेन और पेपर पे होता था, अभी इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, टैली, बीसी, एसएपी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी और भी हैं जिस पर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसको, ठीक है। क्लासीफाइंग, ये हमने कल समझा था कि क्लास में 8 घंटे की स्कूल होती है, तो 8 अलग लेक्चर्स भी होते हैं। अब आप एक रजिस्टर लेके घर चले गए और उसमें हर लेक्चर का जो भी मैडम लिख पा रही है वो लिखते चले गए, तो एंड में क्या होगा, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा चीज़ कहाँ लिखा है। पहले हिंदी लिखा, फिर मैथ्स वहीं पढ़ लिया, फिर इंग्लिश लिख लिया, फिर एसएसटी वहीं पढ़ लिया, तो ये बिल्कुल हफरत बन हो जाएगा। तो आपको जब पढ़ना होगा दोबारा तो बहुत डिफिकल्टी होगी, शायद मिले ही ना जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आपने क्या किया उसका तरीका कि आपने क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दिया। मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, एसएसटी का अलग, साइंस के अंदर भी फिर इसका अलग, केमिस्ट्री का अलग, है ना। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस भी तरह में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इजीली गैदर कर पाएंगे। तो वही काम हमने अकाउंट्स के अंदर किया। अकाउंट्स के अंदर दिन भर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स का अलग अलग वैरायटी है, नेचर है, उन अलग अलग नेचर्स के हिसाब से उनको हमने सेपरेट सेपरेट रजिस्टर में मेंटेन करना शुरू कर दिया। जैसे कि सेल की जितनी भी एंट्री होगी वो एक साथ एक जगह कर देंगे, परचेस की एंट्री इतनी होगी वो एक साथ एक जगह कर देंगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा एंट्री होती है, एक्सपेंसेस होते हैं या कुछ और भी होता है, वो हम अलग से मेंटेन करते चले जाएंगे। इसी मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंटेशन करने को हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करना। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्लासीफाई करना। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि आपने जो क्लासीफाई करके अलग मेंटेन कर लिया, तो आपको स्कूल में तो 8-10 पेपर होते हैं, तो आपने 8-10 कॉपियाँ ही रखनी है, पर आपको पता चलना चाहिए ना कौन सी कॉपी कहाँ रखी है, कैसे रखी है। तो अगर हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेजर्स बन जाते हैं। ये आप जब सबमिट करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेजर्स, वाउचर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, उन अलग अलग सेपरेट रजिस्टर्स का फाइनल वैल्यू क्या बन रहा है उसको निकाल करके अलग से मेंटेन करना है एक सेपरेट जगह पर, जहाँ उसकी समरी बना कर रखनी है कि सेल का टोटल वैल्यू इतना रुपये हुआ, परचेज का इतना रुपये। जैसे एग्जाम्पल के हमने क्या लिखा, हमने लिख लिया सेल का टोटल 4 लाख रुपये हो गया, परचेज टोटल 2 लाख का हुआ। तो ये हमको अलग से मेंटेन करना है। अब डिटेल चाहिए कि 4 लाख कैसे हुआ, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सेल वाले रजिस्टर में, है ना। ये डिटेल चाहिए कि भाई 4 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का क्या माल खरीद लिया आपने, किससे माल खरीद लिया 2 लाख रुपये का, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज रजिस्टर में अलग से जाना पड़ेगा। वहाँ आपको डे वाइज तरीके से किस वेंडर को आपने क्या बेचा है, किस आदमी से क्या डील की है, कितने वैल्यूएशन पे क्या आइटम सेल किया गया है, वो सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इकट्ठा। और यहाँ क्या मिलेगा, सिर्फ उसकी समरी, फाइनल फिगर कि इतने रुपए का हुआ है काम, ठीक है। तो हमारा ये टर्म क्या स्टार्ट हुआ, सिस्टमैटिक प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। इंटरप्रेटिंग हमने कल सीखा था कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि उससे कुछ वैल्यूशन निकल के बाहर आए। अगर उससे हम कुछ वैल्यू आउटकम नहीं निकाल पा रहे हैं तो जो हमने इतना सारा तामझाम किया वो तो वेस्ट हो गया हमारे लिए, किसी काम का रहा ही नहीं। इसीलिए इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे इंटरप्रेट किया था हमने कल, क्या क्या सीखा था। इन्फॉर्मेशन निकलेगा हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस ग्रुप में निकलेगा, बैलेंस शीट के रूप में निकलेगा, ट्रायल बैलेंस बताया था आपको मैंने, 3 चीज़ें नाम लिया था। इससे हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ तक आगे आते हैं। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये वर्ड देखिए, इसमें एक फाइनेंशियल वर्ड है और एक कम्युनिकेटिंग है। अब देखिए बात समझिए, आपने जो भी काम किया, आपने जो रिकॉर्डिंग की, अकाउंटिंग किया, इन सब का जो रिजल्ट फाइनली आया वो आपने किसी ना किसी को कम्युनिकेट करना होगा। किसको कम्युनिकेट करना होगा, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, आपके बिजनेस का मैग्नीट्यूड, अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस का पोजीशन जानने में, और उन लोगों को कम्युनिकेट करना। सर ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, हाँ हैं, भारत सरकार आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, क्या आप बात करो सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी को इतना फुर्सत है, हाँ बिल्कुल है। क्यों करना, उनको इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना आ रहा है उसी के ऊपर वो टैक्स लेंगे। अगर आपने प्रॉफिट सही से कैलकुलेट नहीं किया या प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं किया और कैलकुलेट कर लिया उनको इन्फॉर्म नहीं किया तो टैक्सेशन में जब आप फंसेंगे नहीं, आपका टैक्स गलत आएगा या फिर नहीं आएगा, तो ये आपके लिए कल को मुसीबत वाला मुद्दा हो सकता है। इसीलिए कम्युनिकेट करना पड़ता है। कैसे करते कम्युनिकेट, देखिए आपने ITR वर्ड सुना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सुना होगा।
उसमें हम रिपोर्ट करते हैं कि मेरी साल भर में कितनी कमाई हुई है। तो कंपनी भी आईटीआर फाइल करती है और बताती है कि इस पूरे साल में हमने क्या बिजनेस किया, क्या सेल रहा, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा लॉसेस हुआ। उसी के बेस पर सरकार उनसे टैक्स लेती है। ये एक तरीका है। अभी और बहुत सारे वेरियस चैनल हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और भी अदर बॉडीज़ को हम कम्युनिकेट करना होता है। सर दूसरा एग्जाम्पल दीजिए ना, ये तो अलग बात हो गई। ठीक है, आप भी वो पार्टी हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको भी जानना में इंटरेस्टेड है कि इसमें बिजनेस का, आपको भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो सर, हमें की कम्युनिकेट करना? जी बिल्कुल, आपको भी कम्युनिकेट करता है। रिलायंस कंपनी आपको भी कम्युनिकेट करती है कि आपका प्रॉफिट कितना कमाया उसने इस बार। नहीं सर, ऐसे थोड़ी, हमको कोई मेल नहीं आया। बिल्कुल आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने रिलायंस का कोई शेयर परचेस किया है, अगर आपने शेयर मार्केट इंटरेस्टेड है और आपके पास कोई शेयर रिलायंस का पड़ा हुआ है, तो हर साल कंपनी की एजीएम का रिपोर्ट आपको मिलता है और कंपनी उसमें डिटेल में डिस्कशन करके बताती है कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या बिजनेस हुआ, आगे फर्दर प्लान्स क्या है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। अगर कोई नहीं भी शेयर होल्डर है तो भी अगर वो जानना चाहे कि क्या करना पड़ेगा, कैसे रिलायंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उनको भी बताना होता है। और उसको बताने के लिए कंपनी अपने वेबसाइट्स पर, अपने पोर्टल पर अपनी मैक्सिमम चीज़ें डिस्प्ले करके लगा देती है, अपलोड कर देती है हर साल क्वार्टरली अकाउंट्स, ताकि कोई भी एक बंदा जो इंटरेस्टेड इसका मुझे जानने वो कर सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट की जो रेगुलेटिंग बॉडी है जिसको हम बोलते हैं सेबी, क्या बोलते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं। उसके अकॉर्डिंग भी हर कंपनी को इनको जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है। कौन सी कंपनियों को? जो कंपनियां स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। मान लो मैं अपनी दुकान में कुछ बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, मैं एक छोटा शॉप चलाता हूँ, तो मैं क्या सेबी में रजिस्टर्ड हूँ? मतलब मैं स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड हूँ? आंसर इज नो, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर मैं स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो क्या मुझे सेबी को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है? आंसर इज नो, नहीं देना पड़ता है। तो उन कंपनियों को जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है उनको सेबी को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे यूज़र हैं। हम डिटेल में एक टॉपिक हमारे पास है समझने के लिए, यूजर्स टू द अकाउंट्स, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन कौन होते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है कि कम्युनिकेट किसको करना होता है। ठीक है, करना क्या होता है कम्युनिकेशन में? कंपनी के जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करना होता है। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो आप करें ना करें वो अनदर मैटर है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारा अकाउंटिंग का मुद्दा है। तो अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे करते हैं भैया? आपने याद किया होगा कल के डेफिनेशन के अंदर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, विच आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। क्यों ऐसा कहा हमने? क्योंकि जो चीज़ें फाइनेंशियली करेक्टर में नहीं है, जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, वो अकाउंटिंग की नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज उसका जो भी यूज़ हो नहीं हो वो अलग बात है। अकाउंटिंग के लिए उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसीलिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ही हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। और मेजरमेंट कैसे करते हैं? मनी के टर्म में करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आएगा वो कैसा आएगा? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर आएगा। और ये क्या लिख रहा है आगे देखिए ध्यान से, एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। यही बात मैं आपसे कह रहा था, कम्युनिकेट किसको करना है? यूजर तो करना है। यूजर कैसे कैसे होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, इसके नीचे भी आएगा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, ये इन्फॉर्मेशन कैसे देता है? 3 चीज़ों का देता है, आपको बताया था मैंने क्या क्या देता है। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये देता है। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो एक बार इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to the users. It gives information on, क्या है? पहला तो रिसोर्सेज अवेलेबल, हमारे पास यानी कंपनी के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये उस बारे में आपको डिटेल डिस्कशन कर बताता है। कैसे बताता है सर? भैया ये बताएगा आपको बैलेंस शीट के थ्रू। इसके अंदर सारे के सारे एसेट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन होता है, लाइबिलिटी के बारे में डिटेल बताया जाता है। तो एसेट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन कौन देता है? बैलेंस शीट देता है। बैलेंस शीट के अंदर हमको क्या मिलता है? रिसोर्स अवेलेबल, कंपनी के पास क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं आगे बिजनेस रन करने के लिए। कंपनी के इन रिसोर्सेज को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस आगे कैसे ग्रो होने वाला है, कैसा ग्रो हो सकता है। ठीक है, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज। देखिए पहला क्या है? रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। फिर क्या है? कैसे उनको एम्प्लॉय किया गया है, मतलब उनका इस्तेमाल कैसे किया गया, कहाँ कहाँ लगाया गया है। जो कंपनी के पास पैसे थे उन पैसों का इस्तेमाल कैसे किया गया है, कितनी फैक्ट्री खोली गई है, कितनी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, सारा पैसा फैक्ट्री में फूक दिया, सेल्स के लिए बचा नहीं रखा, ये सारा पैसा शोरूम में लगा दिया, फैक्ट्री प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट कैसे किया अपने फंड का वो बताना होता है। एंड
द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज। क्या बताना पड़ता है? रिजल्ट्स। कैसे पता चलेगा रिजल्ट्स आपका? प्रॉफिट एंड लॉस से। उसमें क्या निकलेगा कि जो भी आपने एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड में काम किया है, वो काम करने के बाद आपको क्या मिला, प्रॉफिट कितना आ रहा है और लॉसेस कितने हो रहे हैं। तो जो रिजल्ट्स है वो भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। वो कैसे आता है? ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, P&L अकाउंट से। इट शोज द प्रॉफिट अर्नड, it shows the profit earned or loss incurred during the accounting period, value and nature of assets and liabilities and owner's equity, that is capital। तो ये लास्ट के तीन इंफॉर्मेशन जो हैं ये कहाँ से मिलते हैं? बैलेंस शीट से मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? बैलेंस शीट से मिलते हैं। और जो ऊपर के दो इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से एक बार? तो इसको एक बार देखिएगा, समझिएगा, रटिएगा, तो ही हमको याद होगा। ऐसे 2-4 बार पढ़ेंगे तब जाके स्टडी क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बाकी हम देखते हैं आगे। चलिए अब हम नीचे आते हैं। इसके बाद यहाँ आइए। इस डेफिनेशन के बाद देखिए ये लाइन पढ़िए, मैंने आपको कल बताया था लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है, यहाँ उन्होंने लिख भी दिया साफ साफ। सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अभी हिंदी इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का इस्तेमाल किस लिए किया था? आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसी कोई भी चीज़ जिससे अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। हिंदी इंग्लिश मराठी पंजाबी ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अकाउंटिंग के जरिए क्या होता है? कम्युनिकेट होता है। किसको? यूजर्स को कम्युनिकेट होता है। क्या कम्युनिकेट होता है? कंपनी की फीलिंग्स, कंपनी का स्टेटस, कंपनी का पोजीशन, कंपनी का परफॉर्मेंस, वो सब कम्युनिकेट होता है। चूंकि ये चीज़, चूंकि अकाउंटिंग कम्युनिकेशन का काम करती है, किसके? बिजनेस का, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। इसे उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये डेफिनेशन आपने पढ़ लिया था। अकाउंटिंग इज द आर्ट रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये देखिए, इसको आपको याद रखना है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमने कल स्टार्ट किया था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in terms of money, transaction and events which are at least in part at least financial character, interpreting the result thereof। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आगे जाकर के। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने डेफिनेशन दिया था, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं, ये स्मिथ एंड एशबर्न का डेफिनेशन दिया हुआ है। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, वैसे तो बाकी क्लासेस में आपको इतना डेफिनेशन समझा दिया जाएगा, और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। मैं भी इसको यहीं छोड़ करके आगे बढ़ सकता हूँ, बट मैंने कहा ना, हमारी क्लासेस बाकी क्लासेस डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी सर? क्योंकि हम टी.एस. अग्रवाल सर की बुक का हर एक पन्ना, हर एक पेज प्रॉपरली स्टडी करेंगे। मैं वो पूरी बुक ही आपको कराऊंगा। आपके पास घर जा करके जब आप बुक रिवाइज करेंगे, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल वर्ड और सिंगल लेटर और सिंगल पेज इन दैट बुक जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है मेरी क्लास के अंदर। इसीलिए अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको घर जाके सिर्फ रिवाइज करना है, वो भी आपके मन के, वरना मैं रिवाइज मैं कराने ही वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ भी यहाँ क्लास में बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको घर जाकर करने के लिए मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, सारी काम मैं यहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ देखते हैं। अब चलिए इस पर आते हैं हम लोग। अगला डेफिनेशन क्या हमारे पास है, यहाँ स्टार्ट हुआ डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अकाउंटिंग क्या है? साइंस है। अब हमने आपसे क्या करा पहले? सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब एक तरह का साइंटिफिक प्रोसेस है, जहाँ पर पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रिंसिपल उसके अंदर होंगे जो काम करेंगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, एक पर्टिकुलर मैनर होगा, एक पर्टिकुलर बता सेट ऑफ रूल्स होगा, उसको फॉलो करते हुए काम करना है। ऐसे रैंडम कोई एंट्री नहीं हो जाएगी। जब भी कोई जनरल एंट्री करेंगे हम, उसके ऊपर 2 रूल्स होंगे, वो रूल्स फॉलो करना होगा, तभी हम उसकी एंट्री करेंगे। वो रूल्स क्या होंगे हम सीखेंगे आगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी बस हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे होता है, आपको एक आइडिया मिलना चाहिए
कि हम सवाल सब्जेक्ट क्या, हमको पढ़ना क्या है, फिर हम धीरे धीरे डिटेल में डीप डाइव करेंगे इसके अंदर। टेंशन नहीं लीजिए, ज़रा सब रिलैक्स होकर पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो, ज़रा भी दिक्कत हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ आइए, अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। अब देखिए, हम उन वर्ड्स को नया नया पढ़ेंगे जो हमको नए मिल रहे हैं। अब क्लासिफाइंग हमको पता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट्स हमको पता है, तो उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे दोबारा। प्रीमियरली ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये भी हमको पता है कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। इन्होंने लिख दिया प्रीमियरली, किसी और ने लिखा था, क्या लिखा था, पार्ट एटलीस्ट, तो थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियल कैरेक्टर है तो उसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज। देखिए अब आर्ट भी है, आर्ट कैसे भाई साहब, समरी बनाना अपने आप में एक हुनर है। अपने बचपन में, मतलब 10th तक ही, बचपन तो है ही आप लोग अभी, 10th तक ही आपने क्या होगा, क्लास 10th के अंदर आपने एक बुक होगा, इंग्लिश और हिंदी का लिटरेचर का टॉपिक होता है पढ़ने के लिए, ग्रामर पोर्शंस, उसमें समरी लिखने के लिए आता है। हिंदी में उसको बोलते हैं संक्षेपण, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए। तो वो आपने क्या करना होता है, उस पूरे एक पैराग्राफ का छोटा सा में समरी बना के देना होता है। वो कैसा एक तरह का आर्ट है, कोई रटवा के आपको दे नहीं सकता ना, कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल नहीं है उसका कि इसके बाद ये लाइन लिखनी है। वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डेवलप करना है कि इस पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है, और उसको हम कम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। वो समरी क्या हुआ, अपने आप में आर्ट हुआ। और साइंस क्या होता है, आपका खुद का दिमाग अप्लीकेशन उस पर नहीं चाहिए, एक सेट ऑफ रूल्स है, वो वैसे ही काम करेगा, तो उसको उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम लोग। तो अब जो बात कह रहा है वो क्या है, द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज। तो अब समरी जब बनाना है तो आपको अपना सिग्निफिकेंट आर्ट लगाना है, और उसके हम समरी बनाएंगे। समरी बनाना बताया था आपको मैंने। क्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारे लेजर बन जाते हैं, उनका एक समरी हम अलग से बनाते हैं, जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आगे आते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, दोनों सेम वर्ड है। हम उसको एनालाइज करके क्या करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। हमारे काम की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम इससे टिकट वो निकालते हैं, ठीक है, ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। पिछले ट्यूशन देख लिया हमने कि जो रिजल्ट्स आता है उसमें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स को। यूजर्स कौन होंगे, बहुत सारे यूजर होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको जानना है, कुछ यूजर्स होते हैं जिनको कि हमको कम्युनिकेट करना होता है। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पर्सन्स हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट। टू पर्सन्स कौन हुए, ये यूजर्स हुए। हु मेक डिसीजन, क्या डिसीजन करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आप डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं कि भैया हमको ये चीज़ें, ये जो शेयर्स हैं इसके बाई करना है कि नहीं करना है, या फिर सेल करना है कि नहीं करना है, क्या, और फॉर्म योर जजमेंट, आपका अपना जजमेंट बना सकते हैं उसके ऊपर। एक बार उसको पढ़ के देखते हैं फिर से। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स primarily of a financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretation of those transactions and events, and communicating the results to the person who must make decision or form judgment। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसी डिवीजन में एक बात छुपी हुई है जो आगे फिर से आपको बताई जाएगी, मैं यही करवा देता हूँ आपके लिए वो चीज़। यहाँ एक वर्ड पढ़िए आप पहले, अकाउंटिंग इज द साइंस, ये वर्ड देखा आपने। अब इसी में एक दाग देखिए, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग। मतलब क्या कह रहा है, अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों होता है, कोई भी चीज़ साइंस तब कहलाती है जब वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न सिस्टम को फॉलो करती है, एक सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, और उसका रिजल्ट पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करने के बाद सेम ही आएगा किसी भी तरह से जज करने के बाद, उसको हम साइंस कहते हैं। आर्ट में ऐसा नहीं होता। आर्ट आपके खुद के वो विवेक पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे काम करना है उसके अंदर। तो ये आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। ये अलग से टॉपिक बीच में नीचे आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ आ गया तो मैंने इसको यहीं समाप्त कर लिया, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट लास्ट डिवीजन पर बचाओ। ये डिवीजन किसका था, ये डिवीजन था इनका, स्मिथ एंड एशबर्न सर का डिफिशन था ये, ठीक है। अब आते हैं लास्ट डिवीजन जो हमारे पास दिया हुआ है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। एक अलग से बॉडी है अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे अकाउंटिंग बॉडीज को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाता है। उसने भी अकाउंटिंग के ऊपर डिफिनेशन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, को पता है वर्ड, मेजरिंग, यू नो इट, एंड कम्युनिकेटिंग, बेटर नो इट, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या बोल दिया उन्होंने, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, बट कॉन्सेप्ट वही के वही हैं, ठीक है। टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट, तो परमिट इन्फॉर्म जजमेंट कैसे हो सकता है, कम्युनिकेट करेंगे तो हो सकता है। अगर आपके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपने कम्युनिकेट नहीं किए किसी को, तो इन्फॉर्म जजमेंट कैसे लेगा बंदा, वो नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो जो यूजर हैं वो इन्फॉर्म्ड जजमेंट ले पाएंगे, उनके पास सही सही डेटा होगा कि कैसे जजमेंट लेना है। जजमेंट एंड डिसीजंस
बाय यूजर, देखिए यूजर्स आ गया, ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by users of the information. किसने दिया? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया, ठीक है। इन सब डिविजन को हमने देख लिया है, हम एक बार इसको ऊपर जाके देखते हैं और क्या क्या है। देखिए जो फर्स्ट डिविजन दिया हुआ था हमारे पास, ये जो पहला डिविजन दिया हुआ था ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक बुक के अंदर अपने आप दिया हुआ है। इसका जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये AICPA का डेफिनेशन है, ये AICPA का डेफिनेशन है ये वाला। इसको आपको प्रॉपर लर्न कर लेना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है भाई क्यों ऐसे क्या कैसे, समझ में आ गया और आपको रटा हुआ भी होना चाहिए। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा बच्चे, एग्जाम में हमने नंबर लेकर क्या आना है। हमको अकाउंट्स ऐसा पेपर है ना जहाँ हम 100 में 100 ला सकते हैं, यहाँ कोई एक गलती के चांसेस नहीं है। आपने जो किया उसके पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 100 नहीं भी लाना है तो भी आपको 90 के नीचे नहीं आना है दोस्त, उसके ऊपर ही लाना है किसी भी तरह से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर समझना पड़ेगा, वो मेरी गारंटी है, मैं समझा के ही छोड़ूंगा, चाहे जब जितनी मर्जी बार पूछेंगे आई विल कंप्लीट, ठीक है। दूसरा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपकी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और इन सब के बावजूद भी आपको लर्न करना पड़ेगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं समझ के रहो यार, ऐसा नहीं होता। देखिए रियल लाइफ चल रहा है, ये 3 इडियट फिल्म नहीं चल रही है। इट इज़ ओके कि अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, जिसमें दिल लगता होगा, सब ठीक है। बट एंड ऑफ द रिजल्ट इज दैट कि अगर आपको एक एग्जाम में रिजल्ट लेकर के आना है, आपने वहाँ स्कोर करना है, रैंकर बनना है, टॉप बनना है, तो भैया वहाँ पर आपको लिखना, पढ़ना और याद करना तीनों एक साथ करना पड़ेगा। कोई एक भी छूटा तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। मान लिया आपने पढ़ लिया और रट लिया और लिखा नहीं, लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, तो एग्जामिनेशन के अंदर पता है क्या दिक्कत आएगी, वो आता हुआ चीज़ भी आप उतने कम टाइम के अंदर नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिखना, पढ़ना, याद करना, पढ़ना, लिखना, रटना तीनों ही इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक स्टेप हमने मिस कर दिया तो हमारा एग्जाम रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है ना। यहाँ आइए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, सारे एक साथ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ऐसे रटना है दोस्त, अपने बुक के कॉपी के स्टार्टिंग के हर 2-3 पेजों में इसको लिखता रहो दिन भर, ताकि याद हो जाए। सेकंड पेज आपको रटना नहीं है, बस आपको बता दिया स्मिथ एंड एशबर्न का जो डेफिनेशन है आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट ऑप्शन यहाँ दिया गया अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का, ये भी आपको समझ में आ गया, इसको भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमारा डेफिनेशन पूरा हो जाता है, हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे इससे आएगा चैप्टर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे। रट के इसको कंप्लीट करके आइएगा नेक्स्ट टाइम में, तो फिर हम इसका करेंगे, ठीक है।